नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी को कवर करेंगे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर डिजाइन से रिगार्डिंग, जो कि टोटली IS 1893 पार्ट 1 2016 में दिए हुए कोडल प्रोविजंस के हिसाब से होंगे। और ये वीडियो हमारे अपकमिंग सीरीज IS 1893 2016 का एक पार्ट है, जो कि इस सीरीज में हम IS 1893 2016 में दिए हुए इम्पोर्टेंट पैरामीटर और क्लॉज को डिस्क्राइब करेंगे और समझेंगे कि आखिर इनका क्या मतलब होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर ये वीडियो में से आपको थोड़ी भी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए, क्योंकि हम ये एक सीरीज होने वाली है, तो इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे आप तक ये वीडियो जल्द से जल्द पहुंच जाए। और ये इंफॉर्मेशन को इंग्लिश में जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट civilengineeringweb.com पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन को हमने इंग्लिश में मेंशन किया हुआ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे इस प्रेजेंटेशन में जो फर्स्ट टर्म आती है वो है डैम्पिंग। डैम्पिंग क्या होती है? सिंपली अगर बोलो तो स्ट्रक्चर की एनर्जी डिसिपेट करने की क्षमता को डैम्पिंग कहते हैं। जनरली डैम्पिंग दो प्रकार से होती है स्ट्रक्चर में, एक तो इनहर्ट डैम्पिंग और दूसरी मैकेनिकल डैम्पिंग। इनहर्ट डैम्पिंग को समझते हैं, जो कि स्ट्रक्चर के खुद के पैरामीटर्स के द्वारा होती है। इनहर्ट डैम्पिंग स्ट्रक्चर के इंटरनल फ्रिक्शन, इनइलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल्स के कंपाउंड की बॉन्डिंग, स्लिपिंग, स्लाइडिंग एक्सेट्रा के कारण होती है, जो कि स्ट्रक्चर में लग रहे एनर्जी को डिसिपेट करता है और स्ट्रक्चर का हो रहे ऑसिलेशन को कंट्रोल करता है। वहीं दूसरी प्रकार की डैम्पिंग होती है मैकेनिकल डैम्पिंग। मैकेनिकल डैम्पिंग को समझने से पहले यहाँ पे जो फिगर दी हुई है उसको समझते हैं। फिगर में दो टाइप के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, एक स्ट्रक्चर जो कि बिना डैम्पर्स का दिया हुआ है और दूसरा स्ट्रक्चर जो कि टेम्पर्स के साथ दिया हुआ है। अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर का केस देखे, जिसका ग्राफ यहाँ पे ब्लैक लाइन में शो हो रहा है, उस केस में डैम्पर नहीं है। दैट मीन्स द स्ट्रक्चर की खुद की जो एबिलिटी है एनर्जी डिसिपेट करने की, उसके थ्रू स्ट्रक्चर के ऑसिलेशन को कंट्रोल किया जाए। जो बिल्डिंग का ऑसिलेशन है वो काफी समय के बाद स्टेबल होगा, वाइल इन द नेक्स्ट केस द एक्सटर्नल डैम्पर इज सिचुएटेड इन अ स्ट्रक्चर जिसके कारण लॉस ऑफ एनर्जी विल बी डिसिपेटेड। दैट मीन्स अगर देखे तो स्ट्रक्चर का जो ऑसिलेशन है वो काफी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपका स्टेबल हो जाता। तो यही था ये फिगर का एक्सप्लेनेशन। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैकेनिकल डैम्पिंग। मैकेनिकल डैम्पिंग इज द सेकंड केस ऑफ दिस इमेज। इन मैकेनिकल डैम्पिंग के केस में एक्सटर्नल मैकेनिकल डिवाइस स्ट्रक्चर में सिचुएट किया होता है, जिसके थ्रू जो स्ट्रक्चर का जो ऑसिलेशन है उसको कंट्रोल किया जाता है और स्ट्रक्चर पर लग रही एनर्जी को डिसिपेट किया जाता है। जस्ट सिंपल इज अ डैम्पिंग। सो ये थे डैम्पिंग के दो प्रकार। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ लिक्विफेक्शन। अगर लिक्विफेक्शन को समझाओ तो लिक्विफेक्शन ये ऐसा फिनोमिना है जिसमें जब अर्थक्वेक शेकिंग या वाइब्रेशन होता है, उस केस में जो सॉइल होती है वो अपनी स्टेबिलिटी खोने लग जाती है। मतलब सॉइल प्रेशर लेने की होती है एबिलिटी, वो कम होने लग जाती है। अगर इस फिनोमिना को डीप में समझते हैं और कैसे ये होता है, तो जब अर्थक्वेक आता है तो उस दौरान जो सॉइल में रहे पोर्स में जो वाटर होते हैं उन पे प्रेशर काफी ज्यादा अमाउंट में एक्सर्ट करता है, जिसके कारण जो वाटर है वो राइज धीरे धीरे वो वाटर राइज होकर सॉइल के सरफेस पर जमा होने लगते हैं और फिर ढीला बना देते हैं। दैट मीन्स द सॉइल की जो सरफेस है, यानी कि सॉइल जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में जो प्रेशर है उसको एब्जॉर्ब कर पाती या तो नहीं कर पाती। अगर कोई भी स्ट्रक्चर उसके उस सॉइल के ऊपर रहा तो वो सिंपली डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उस केस में जो सॉइल है, सरफेस सॉइल, वो फ्लूइड की तरह बिहेव करने लग जाती है, क्योंकि जो टॉप की जो सॉइल है वो टोटली लिक्विफाई हो जाती है अर्थक्वेक शेकिंग के कारण। तो ये थी लिक्विफेक्शन की डेफिनेशन। ये नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं, वो है नेचुरल टाइम। नेचुरल टाइम पीरियड बहुत ही सिंपल टर्म है।
स्ट्रक्चर को नेचुरल स्टेट में एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे नेचुरल टाइम कहते हैं। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। सेंटर ऑफ मास यानी कि वह पॉइंट जहां पर मास का फोर्स एक्ट कर रहा हो, यानी कि इनर्शिया फोर्स जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा हो एट अ पर्टिकुलर फ्लोर, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहेंगे, उस पर्टिकुलर फ्लोर पे। अगर हम डेफिनेशन देखें यहाँ पे, तो सेंटर ऑफ मास इन स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज अ पॉइंट इन फ्लोर ऑफ बिल्डिंग थ्रू विच रिजल्टेंट ऑफ इनर्शिया फोर्स ऑफ दैट फ्लोर इज कंसिडर्ड टू एक्ट ड्यूरिंग अर्थक्वेक शेकिंग। तो ये थी एक सिंपल टर्म सेंटर ऑफ मास। एंड सिमिलरली द नेक्स्ट टर्म इज कमिंग, दैट इज द सेंटर ऑफ रिजिडिटी। सेंटर ऑफ रिजिडिटी भी वेरी सिमिलर है सेंटर ऑफ मास की तरह। सेंटर ऑफ रिजिडिटी वह स्टिफनेस का सेंट्रोइड होता है एट अ पर्टिकुलर फ्लोर, और सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ रिजिडिटी के जो लिंक है, मतलब इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, वो ये है कि अगर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ रिजिडिटी अगर सेम पॉइंट पे रहा, मतलब सेम लोकेशन पे रहा, तो बिल्डिंग का जो बिहेवियर होगा, ट्रांसलेशन डिफ्लेक्शन होगा, ट्रांसलेशन डिस्प्लेसमेंट होगा इन केस ऑफ अर्थक्वेक्स डिफरेंट मोड इन अ फर्स्ट मोड एंड सेकंड मोड। वाइल अगर आपका जो स्टिफनेस है, सेंटर ऑफ स्टिफनेस और सेंटर ऑफ मास अलग अलग पॉइंट पे रहा, तो आपके बिल्डिंग में टॉर्शन जनरेट होगा, बिल्डिंग आपकी रोटेट होगी। जैसे कि यहाँ पे इमेज में दिया हुआ, जैसे कि जो फर्स्ट इमेज है, इस केस में जो स्ट्रक्चर की जो सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ स्टिफनेस इज अप्रोक्सीमेटली सेम पॉइंट पे, जिसके कारण जो स्ट्रक्चर का जो रोटेशन हो रहा है वो ट्रांसलेशन मोड में हो रहा है। वहीं अगर इस केस की बात करें, इस केस में जो नेक्स्ट केस है, उस केस में स्ट्रक्चर का जो बिहेवियर है, डिस्प्लेसमेंट बिहेवियर, वो टॉर्शनल मोड में हो रहा है, यानी कि स्ट्रक्चर जो बिहेव कर रहा है वो टॉर्शनल कर रहा है, क्योंकि इस केस में जो सेंटर ऑफ स्टिफनेस है और सेंटर ऑफ मास है वो पर्टिकुलर सेम पॉइंट पे लोकेटेड नहीं। दैट्स व्हाई द स्ट्रक्चर रोटेट और मूव इन अ टॉर्शनल वे। So this is the simple logic of center of resistance. Here you can see the deformed shape of the structure. The next topic that is come in our presentation is diaphragm. Diaphragm भी काफी सिंपल टर्म है। अगर आपके स्ट्रक्चर का जो फ्लोर आरसीसी का है और आरसीसी का है, तो वह डायफ्राम की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि जब अर्थक्वेक फोर्स एक्ट करेगा तो ये हॉरिजॉन्टल जो लेटरल सिस्टम है वो लेटरल फोर्स को ट्रांसफर करेंगे वर्टिकल मेंबर में। तो ये होता है डायफ्राम। अगर डेफिनेशन हम देखें, तो डायफ्राम इन स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल सिस्टम एज अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट फ्लोर, horizontal bracing system, etc., which transfer the lateral force to the vertical structural member connected to it. So very simple term है diaphragm. Let's come to the next point, that is modal mass. Modal mass भी काफी simple definition है। मॉडल मास वो मास होता है जो कि इफेक्टिवली एक्टिव होता है नेचुरल मोड में। अगर डेफिनेशन के थ्रू जाए, इट इज अ पार्ट ऑफ टोटल सिस्मिक मास of the structure that is effective in natural mode of oscillation during vertical and horizontal ground motion. So this is the definition of modal mass. The next point that is come is a mode shape. अगर mode shape को simply अगर बताऊं, तो mode shape क्या होता है कि आपकी बिल्डिंग का जो बिहेवियर पैटर्न है एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, उसको mode shape बोलते हैं। जैसे कि एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आपकी जो बिल्डिंग है ये कुछ इस तरह बिहेव करेगी, तो ये हो गया आपका फर्स्ट मोड से। वाइल इन सेकंड मोड, मतलब ये इस कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में आपकी बिल्डिंग का बिहेवियर कुछ इस तरह होगा, मतलब कि डिफ्लेक्शन पैटर्न कुछ इस तरह होगा, तो ये आपका एक मोड होगा। वाइल इन थर्ड मोड से जनरल द बिल्डिंग्स पैटर्न एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लुक्स लाइक दैट मींस दिस इज द थर्ड मोड से। ऐसे ही बहुत सारे मोड से होते हैं बिल्डिंग में। डेफिनेशन के थ्रू जाए तो मोड शेप इज अ डिफ्लेक्शन पैटर्न ऑफ द स्ट्रक्चर एट अ पर्टिकुलर नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ये थे मोड शेप के डेफिनेशन क्या होती है। तो चलिए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। अब ये क्या होता है ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम? आपको बताऊं तो ये वो फ्रेम होती है जो कि इंडियन स्टैंडर्ड 456 और 800 के हिसाब से डिजाइन होती है और
डिटेल होती है, पर जो उसमें डिटेल जो दी होती है वो कोई स्पेशल प्रकार की डिटेल नहीं प्रोवाइड की होती है, और डक्टिलिटी जो फ्रेम है वो डक्टिलिटी अलाउ नहीं करती है। दैट मीन्स वो कोई भी डक्टिलिटी के कोडल प्रोविजन को फॉलो नहीं करती, तो वो जो होगी ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम होगी। वहीं अगर हम बात करें स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम की, तो स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम ये वो फ्रेम होती है जो कि IS 456 IS 800 पर डिजाइन होती है, डिटेल होती है, और स्पेशल टाइप की जो डिटेलिंग है वो भी मीट करती है, यानी कि वो भी होती है उसके अंदर जो डक्टिलिटी को फॉलो करती है। और ये स्पेशल टाइप की जो डिटेलिंग है वो इंडियन स्टैंडर्ड 13920 के हिसाब से होती है इस फ्रेम में। तो इस प्रकार की जो फ्रेम है वो स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है। दैट मीन्स डक्टाइल फ्रेम। अगर आपने बिल्डिंग को डक्टाइल डिजाइन किया है तो वो आपकी स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम होगी। वहीं अगर आपकी बिल्डिंग सिंपली IS 456 के हिसाब से डिजाइन की गई है तो वो आपकी ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम होगी। The next topic that's come in our presentation, that is soft story. अब सॉफ्ट स्टोरी क्या होती है? सिंपली सॉफ्ट स्टोरी ये वो स्टोरी होती है जिनकी स्टिफनेस कम होती है एज कम्पेयर टू अबो स्टोरी और बिलो स्टोरी। अगर इस फिगर में देखें तो द फर्स्ट इमेज, तो द सॉफ्ट स्टोरी इज बॉटम फ्लोर। अगर इस फ्लोर में देखें तो ये फ्लोर की स्टिफनेस ऊपर दिए हुए फ्लोर से कम होगी, क्योंकि ऊपर की जो स्टिफनेस में जो मेजर रोल प्ले कर रहा है वो है ये ब्रिक वॉल। ये ब्रिक वॉल भी काफी स्टिफनेस प्रोवाइड करेगा ऊपर के फ्लोर को। वहीं नीचे के फ्लोर काफी ऐसा खोखले टाइप के, सिर्फ ओनली कॉलम विल बी सपोर्टेड हियर। दैट मीन्स द टोटल स्टिफनेस विल बी प्रोवाइडेड बाय द कॉलम एंड बीम। दैट्स व्हाई द स्टिफनेस ऑफ दैट फ्लोर इज लोअर एज कंपेयर टू अबव फ्लोर। अगर दूसरी इमेज में देखें तो इस इमेज में आपको कॉलम की लेंथ के डिफरेंस देखने को मिलेंगे। सिंपली अगर कॉलम का जो लेंथ है वो अगर कम होता है तो आपकी स्टिफनेस ज्यादा होती है, क्योंकि कॉलम की लेंथ घटने से इस फ्लोर की स्टिफनेस बढ़ जाती है। सेम केस इधर है। अगर कॉलम की लेंथ यहाँ पे देखोगे तो इस इमेज में जो ऊपर का फ्लोर है उसकी लेंथ कम है, तो इस फ्लोर की स्टिफनेस ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू नीचे के फ्लोर की स्टिफनेस से। तो आपका नीचे का जो फ्लोर है वो सॉफ्ट स्टोरी कहलाएगा। वहीं जो नेक्स्ट द फिगर है इसमें अगर देखोगे तो एक्स्ट्रा कॉलम, दैट मीन स्टब कॉलम ऐड किए हुए ऊपर के फ्लोर, जो कि इस पर्टिकुलर फ्लोर में एक एडिशनल स्टिफनेस में बेनिफिट देगा, पर नीचे के फ्लोर में स्टिफनेस में बेनिफिट नहीं देगा, तो जिसके कारण नीचे के फ्लोर की स्टिफनेस कम होगी एज कम्पेयर टू ऊपर के फ्लोर से। नेक्स्ट पॉइंट कम इज दैट इज स्टोरी ड्रिफ्ट। अब स्टोरी ड्रिफ्ट क्या होता है? स्टोरी ड्रिफ्ट सिंपली कुछ नहीं होता है, ये एक रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है फ्लोर का बिटवीन द अबव एंड बिलो ऑफ द स्टोरी। अगर ये फिगर पर देखें तो ये पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन हुआ आपके हॉरिजॉन्टल ये फ्रेम का आपका स्वे हुआ, ये डिफ्लेक्शन हुआ सेकंड स्टोरी का, ये डिफ्लेक्शन हुआ फर्स्ट स्टोरी। लेट्स कम टू द ड्रिफ्ट। व्हाट इज ड्रिफ्ट एंड डिफ्लेक्शन? व्हाई the difference between deflection and drift? Because both are deformed cell, both are due to the deformed cell. अगर डिफ्लेक्शन देखे तो ये ओवरऑल डिफ्लेक्शन होता है, मतलब देयर इज अ क्यूमुलेटिव डिफ्लेक्शन। if you can see here, you can see the deflection of first story is less, deflection of second story is more, then deflection of third story is also more. While in case of drift is basically nothing, is the difference of the deflection. If you can see here, the deflection of that particular point is nothing, but the deflection of that particular point is something about around a deflection of first story. That means the drift of first story is similar to deflection of first story. But in case of second story, the drift of second story is the difference of first story of deflection and second story of deflection. That is the drift of second story. So this is the drift and deflection difference and explanation of drift. What is drift? Simply the drift is a difference, a relative difference of displacement of above and below story. And at the end, thank you for watching the video till the end. And again, I am saying you to subscribe our channel if you get any valuable information from this video, and also like the video. If you have any feedback about this video, please
give your valuable feedback in our comment section. We always try to reply you as soon as possible. Also on the notification bell icon to get our latest video update as soon as possible, because we are going to upload the whole series of based on Indian Standard 1893, which covered the almost all criteria of earthquake resistant design of building. So again, thank you for watching the video.